Namaskar, welcome to this special edition of Wide Angle with Ashok Vyas. And today, before I bring my guest to you, I want to say it is very rare that you come across someone who has such a varied area of having learnt from. And I'm falling short of the words for the gentleman whose name is Akhil Khan and who is civil servant with Rajasthan government, India, and he also worked with union minister in India. He learned about governance there, and then he also was chosen as a recipient of a prestigious scholarship, which is Chevening. We will hear the correct pronunciation from him, which is by British government, and that is for global leaders. So he is a global leader who not only did a course by IDS, then he also taught at Oxford. And before I bring him on, he becomes even more important person to talk today, as he has overviewed the operations at Ramganj, Jaipur, Rajasthan, which is densely populated, and he joined there in January 2020. But he was there to see how to contain COVID. So we will jump to COVID right away, and right now he is in America. So Akhil Khan साहब, स्वागत है आपका. नमस्ते. नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद. सर, हम आपकी लाइफ में फ्लैशबैक में बाद में जाएंगे, करंट से चालू करते हैं. कोविड का ज़माना जो है, पीपल आर अफ्रेड टू वॉक आउट. आप अमेरिका चले आए. सर देखिए, ट्रैवल को लेकर बड़ा उत्साह हमेशा से रहा है मुझ में, और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बचपन में या जब हम बड़े हुए तो क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पले बड़े, तो कभी सोचा भी नहीं कि अमेरिका या ब्रिटेन घूम सकते हैं. और जब मौका मिला तो लगा कि अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी नहीं चाहिए. तो अभी हुआ ऐसा, यूएस आने का रीज़न ये रहा कि एक मेरे फ्रेंड हैं जो अमेरिका में हैं काफ़ी टाइम से, वो थोड़ा सा लोनली और डिप्रेस्ड फील कर रहे थे. तो उनका फ़ोन आया एक दिन, उन्होंने कहा कि यार तुम थोड़े दिन के लिए आ जाओ. तो मैंने कहा यार ये पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो कोविड चल रहा है, मैं सरकारी आदमी हूँ, परमिशन भी लेनी पड़ेगी, इतना जल्दी मिलती नहीं है. फिर मैंने अपने कुछ सीनियर ऑफिसर्स और उन लोगों से बात की, तो दे सेड कि यार अगर ऐसा है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि परमिशन मिल जाए. सो देन आई ट्राइड, और फिर एक मेरे फ्रेंड ने एक पासा और फेंक दिया कि यार तू अगर आ जाएगा तो हम एक रोड ट्रिप कर लेंगे अमेरिका की. तो मुझे लगा यार अब तो कोशिश करना बनता है. तो मैंने फिर कोशिश की, और विद इन 10 days जब हमारी ये बात हुई तो मैं फ्लाई करके अमेरिका पहुंच गया. सो हैप्पी कि आप थोड़ा समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए निकाल सके. और एक जो आपने संकेत किया, सेंस ऑफ आइसोलेशन किल्स इंटरनली, और ये बीमारी कह दो या ये सिचुएशन कह दो, ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है और भारत में भी बहुत देखने में आ रही है. तो कोविड पे जाने से पहले आप ये बताइए कि कोविड के एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है नहीं, सोशलाइजेशन है नहीं, तो सीरियसली डिप्रेशन शब्द थोड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन यू स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, एक एजी टाइप ऑफ फीलिंग आती है कि यार कैसे क्या करें. आपने इसको कैसे देखा भारत में, जब राजस्थान में आप रहे और प्रोएक्टिवली उन्होंने भी लॉकडाउन किया वहाँ पे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट इनफैक्ट अब थोड़ा और देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये था कि लोग अपने स्ट्रगल्स में लगे हुए थे कि किस तरह से कोविड में लाइफ को सेटल करना है, और उसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आइसोलेशन, बट मुझे लगता है उसकी वजह से भी लोगों की नौकरियों की दिक्कत आ रही है, बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही है. तो उस वजह से, और क्योंकि अभी तक बिजनेस और इकोनॉमी ट्रैक पर नहीं आई है एंड इट माइट टेक सम टाइम, तो मुझे लगता है अब लोग इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा अलूफ फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कट ऑफ हो गए हैं, काम धंधे पे रूटीन लाइफ नहीं चल रही है. मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस तरफ अभी से ध्यान दिया जाए, ताकि हम क्योंकि ये इट इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल थिंग.
तो हम अभी से लोगों को इसके बारे में अवेयर करना शुरू करें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी या आ सकती हैं, तो आप, मुझे लगता है, उन्हें मेंटली बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अखिल साहब, आप जब रामगंज पे आपकी पोस्टिंग हुई, उसके ठीक बाद में ये चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, और तब राजस्थान का नाम, एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बड़ी सराहना इस बारे में हो रही थी कि उन्होंने प्रोएक्टिवली राजस्थान में इसको कंटेन करने के लिए जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो लिए थे। फिर भीलवाड़ा मॉडल की बड़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आप जहाँ पोस्टेड थे रामगंज में, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर जो एक तरह का ये कंटेनमेंट जो रूथलेस वाला है वो पॉसिबल नहीं था। क्या आपने देखा वहाँ के बारे में कुछ बताइए। सर, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कमेंडेबल अचीवमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का भी, एंड ओवरऑल इंडिया में जिस तरह से कोविड मैनेज हुआ है। क्योंकि मैं जब अमेरिका में देख रहा हूँ तो आई कैन फील द डिफरेंस कि वहाँ पर सेंटर और स्टेट ने मिलकर कोविड के अगेंस्ट काम किया, और इस वजह से शायद हम इतना सक्सेसफुल भी हो पाए। जैसे अगर आप देखेंगे कि भीलवाड़ा मॉडल जब था, जिस मुख्यमंत्री जी ने लीड किया, और वो पूरा कोविड मैनेजमेंट को लीड कर रहे थे विद ऑल द ऑफिशियल्स, भीलवाड़ा में रूथलेस कंटेनमेंट करके आपने कोविड को हरा दिया। आप 0 केसेस पर आ गए थे, और उससे बिल्कुल उल्टा एक डेमोग्राफी है रामगंज की, क्योंकि वहाँ बहुत डेंस पॉपुलेशन है। रामगंज में करीब 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं। अब वहाँ पर आप रूथलेस कंटेनमेंट वाला मॉडल नहीं लगा सकते थे। तो जो सारे ऑफिशियल्स थे और जो मुख्यमंत्री जी थे, उनके साथ मिलकर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मॉडल डेवलप हुआ रामगंज में, जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ उस को कंटेन किया गया। क्योंकि वहाँ अब ये जो आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं उसको हम थोड़ा और समझें आपसे, क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है एंड पीपल ऑलरेडी हैव देयर आइडियाज़, कई लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये कोविड कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कर रखा है, तो उनके अंदर एक रेजिस्टेंस नेचुरली भी होता है। प्लस जो कंडीशंस होती हैं कई बार वो ऐसी नहीं होती हैं कि जब आप बाहर से कह रहे हो कि लॉकडाउन, घर से बाहर नहीं निकलो, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। तो इसका एक बाई प्रोडक्ट ये भी होता है कि कई डोमेस्टिक वायलेंस कई जगह में बढ़ गया बिकॉज लोग बाहर नहीं निकल सके। बट गोइंग बैक टू योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सीन पीपल की वो रामगंज छोटी सी जगह है और शायद एक घर में कई लोग रहते होंगे, क्या सिचुएशन थी? सर, सिचुएशन जो आप बता रहे हैं वही थी कि वहाँ पर छोटे छोटे घरों में 50-50 लोग रहते हैं। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे मेजर चैलेंज था। और बिफोर दैट, जो आपने कम्युनिटी वाली बात कही, उस पर एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कि वहाँ पर इनिशियल चैलेंज था लोगों को कोविड की ग्रेविटी के बारे में समझाना, क्योंकि वहाँ लोग ये मानने को तैयार नहीं थे इनिशियली कि कोविड इतनी खतरनाक बीमारी है। सो पहले उन लोगों को वो समझाने के लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी था। तो कम्युनिटी लीडर्स को हम लोगों ने अप्रोच किया और उन लोगों के थ्रू मैसेजेस करवाए, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका था, तो पर्सनल इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो थ्रू एसएमएसेस, थ्रू वीडियो मैसेजेस हम लोगों ने कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू वहाँ पर परकोलेट किए। उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ये आया कि पहले तो लोग ये समझ गए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है। फिर दूसरा चैलेंज था डेमोग्राफिक चैलेंज, जो कि ये था कि एक एक घर में 50-50 लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में। घरों के बाहर 3-3, 4-4 फीट की गलियां हैं। अब जॉइंट फैमिली का कल्चर है, जहां पर बहू और ससुर एक साथ एक कमरे में पूरे दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रह सकते हैं। सो वहाँ पर फिर ये जो मेथड था रूथलेस कंटेनमेंट वाला, जो कि भीलवाड़ा में था, जो सक्सेसफुल हुआ, उसको उलट कर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये किया गया। जब लोगों में ये समझ आ गई तो उन्होंने आपस में ये सिस्टम बनाया कि भाई इस टाइम पर कुछ लोग बाहर निकल कर बैठ जाएं, उसके बाद शाम के टाइम दूसरे लोग बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप ये सिस्टम डेवलप किया, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग जितना भी बेस्ट पॉसिबल था वो हो पाई। और उसका इम्पैक्ट ये आया इन द लेटर रन कि करीब 1.5 से 2 महीने बाद वहाँ पर कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। तो अखिल जी, आपके बारे में जैसे मैं पहले बता रहा था हमारे दर्शकों कि आपने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ 2018 से 20 तक आप लगभग यूके में थे। पहले तो आपने पढ़ाई करी, उसके बाद में वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया भी।
तो जब आप कोई वेस्टर्न कंट्री से वापस इंडिया जाते हैं और वो खास करके रामगंज जैसी जगह पर जाते हैं, तो आपका जो परसेप्शन लेवल है, ऑफकोर्स आप काफ़ी साल से थे ही वहाँ पे भारत में, लेकिन फिर भी टू रिलेट, डू यू सी व्हेन ये नया चश्मा जो ब्रिटेन से आया है उसका कुछ असर हो रहा था क्या आपके अंदर? कैसा अनुभव रहा कंपेयर करते हुए? सर, अनुभव बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से मैंडेटरी होना चाहिए कि एक सबैटिकल सिविल सर्वेंट्स को, या फॉर दैट मैटर सभी ऑफिशियल्स को एक सबैटिकल के लिए भेजा जाए, कि उन्होंने जो फील्ड में, ग्राउंड में एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में जब बाद में पढ़ाई करते हैं तो बड़ा रिलेट कर पाते हैं हम लोग। सो तो एकेडमिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें सीखने को मिले। और उसके बाद जब मैं वापस इंडिया गया तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई रामसर, जो कि बाड़मेर में एक दूरस्थ उपखंड है। सो वहाँ मुझे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लगाया गया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं रह पाया क्योंकि फिर मेरा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया था। लेकिन वहाँ पर जाते ही जो कलेक्टर थे हमारे, ही वॉज ऑल्सो वेरी डायनामिक। सो उनके साथ बैठ कर, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि वो चश्मा लगा कर आया था मैं पढ़ाई वाला, तो मैंने सोचा कि जो सीखा है कि, क्योंकि मेरा कोर्स था गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, और ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाने की बात थी उसमें ये था कि वो एक दो गेस्ट लेक्चर के लिए मैं गया था वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि मैं रेगुलर पढ़ा रहा था, बट वो एक्सपीरियंस अपने आप में ज़बरदस्त था। तो माफ़ी चाहते हुए, आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड। देखिए, गवर्नेंस जो है उसके कुछ तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते होंगे एज्यूमिंग, लेकिन फिर भी इंडिया स्पेसिफिक गवर्नेंस अलग होगी, और आप ब्रिटेन में पढ़ रहे होंगे गवर्नेंस के बारे में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो उनकी अप्रोच अलग होगी, ऐसा मुझे दूर से लगता है। आपको कैसा लगा? सर, मुझे लगता है कि एक ग्लोबल लर्निंग यहाँ पर मुझे मिली थी यूके में, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्लास में करीब 40 स्टूडेंट्स थे जो करीब 31 अलग अलग देशों से थे। सो जब इतने अलग अलग देशों से लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको बड़ा रिच एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर ये मुझे लगता है कि ये आप में आपकी कुव्वत है कि आप उसमें से क्या निकाल पाते हैं। बिकॉज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में हमेशा वो बैकग्राउंड में इंडिया का पूरा जो सोशल सिस्टम है या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो पूरा मेरे दिमाग में रहता था, एंड मैं उसी से रिलेट करता था अपनी पढ़ाई को, कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो डेवलपमेंट के या गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स मैं पढ़ रहा हूँ, वो इंडिया में कहाँ कितने एप्लीकेबल हैं, कहाँ पर किस चीज़ को हम लोग कस्टमाइज़ करके या टेलर मेड जिसे हम कहते हैं उस तरह से कस्टमाइज़ करके हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं। तो वो जब मैं बाड़मेर पहुंचा तो कलेक्टर साहब से मैंने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर जो रूरल पॉपुलेशन थी, क्योंकि पूरा वो एक तरह से रूरल एरिया है, तो उन लोगों को इकोनॉमी से कैसे हम लोग मतलब इस तरह से जोड़ें कि उनका एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बन जाए, जिसमें उनको सरकार की सहायता की इतनी ज़रूरत ना पड़े। इनिशियली हम उनको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, और फिर उनको हम सस्टेनेबल मॉडल्स दें। सो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे कुछ योजनाओं पे बात की थी, काम भी शुरू किया था। हालांकि फिर जल्दी ट्रांसफ़र होने की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाया, और उसके बाद कोविड आया, तो अप्रैल से मैं कोविड मैनेजमेंट देख रहा था। तो अप्रैल से कोविड मैनेजमेंट देखने वाले अकील खान साहब हमारे साथ हैं, और मैं फिर एक बार, आप जो देर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपके साथ ये बांटते हुए कि हमारे अतिथि सिविल सर्वेंट है राजस्थान सरकार भारत से, और रामगंज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में आपने कोविड मैनेजमेंट जो किया उसकी सराहना करने के लिए बड़े बड़े मीडिया चैनल्स वहाँ पहुँचे, इनके कार्य को लेते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, हिस्ट्री चैनल ने भी बनाई शायद। तो ये अभी काफ़ी जाना माना चेहरा है मीडिया के लिए भारत में भी, और इसके साथ साथ इनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनकी बातचीत एक कार्यक्रम में नहीं हो सकी, पर दो विशेष संदर्भों की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, जिसमें से एक का संबंध है वी कैन के साथ में। जी हाँ, वी कैन, प्रेसिडेंट ओबामा भी बुलवाते थे सबसे, यस वी कैन। तो वी कैन नाम से एक एनजीओ अकील खान साहब ने बनाया 2002 में, जो 10 लगभग स्कूल ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए जो, तो बताएंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे मन में आया आपके? और सर, ये कॉन्सेप्ट का, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़े हुए, तो
जब स्कूल एजुकेशन हो गई, कॉलेज हो गया और एक ठीक ठाक सी पोजीशन पे लगा कि लाइफ आ गई है, तो लगा कि इट इज़ टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि हमें कुछ करना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, लाखों लोग वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले अंग्रेज़ी पढ़ाता था, तो वहाँ अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मैंने वी कैन नाम का एक NGO रजिस्टर किया। इट वाज इन 2002। प्रेसिडेंट ओबामा के वी कैन से भी 2 साल पहले ही शायद ये हमने कर दिया था, तो वो आप नहीं कह सकते कि वी कैन हमने यहाँ से नहीं लिया है, उन्होंने आपसे लिया। नहीं, ये भी मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है उनका भी ये मौलिक विचार ही रहा होगा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो फिर उसमें ये हुआ कि जो गरीब बच्चे हैं, हमने इनिशियली पढ़ाना शुरू किया जो स्लम एरियाज़ थे वहाँ पर। उसके बाद ग्रेजुअली मुझे लगा कि इसको अगर स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी एक्टिविटी। तो फिर हमने एक स्कूल सेटअप किया, बिल्कुल ऐसे एरियाज़ में जिनको आप मतलब जो अर्बन पुअर एरियाज़ हैं, जहाँ पे कोई भी अच्छा पब्लिक स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। सो वहाँ पर हमने स्कूल स्टार्ट किया। वहाँ पर एक मिक्स्ड हम लोगों ने बैग लिया, जिसमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्कूलिंग, उनके बच्चे भी आए, और जो नहीं कर सकते हैं वो लोग भी आए। सो जो एक मार्जिन होता है प्रॉफिट का, उससे हम लोग स्कॉलरशिप्स देना शुरू किया हमने बच्चों को। सो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल पे वी कैन NGO जो है वो काम कर रहा है, और वी कैन स्कूल्स रन कर रहा है, जिसमें अब 10 स्कूल्स हो गए हैं, करीब 4000 बच्चे हैं, जिनमें से करीब 2600 स्टूडेंट्स आर ऑन स्कॉलरशिप्स एंड फी वेवर्स विदाउट एनी आउटसाइड फंडिंग। सो बिना कहीं से मदद लिए हुए हम लोग इसको खड़ा कर पाए हैं। तो ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल है, जो मुझे लगता है कि एक सेटिस्फैक्शन भी देता है कि हम लोग उन बच्चों की मदद कर पा रहे हैं जो शायद अगर वी कैन नहीं होता तो नहीं पढ़ पाते या क्वालिटी एजुकेशन मिस करते। सो उसको अब आगे और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। तो मैं ऐसे तालियां बजाने के अलावा तो कुछ ज़्यादा मैं आपके साथ करेंगे, आप भी बजा सकते हैं, क्योंकि इतना सुंदर प्रयास और इतनी सटीक सोच, शिक्षा को लेते हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे वचन कहे गए हैं, पर यह कहा जाता है कि जो माँ है वो 100 शिक्षकों पर भी बारी होती है। यानी जो कुछ बच्चा माँ से सीखता है, तो वो वाली जो बात है, भारत को अगर माँ कहते हुए देखा जाए तो ये जो कुछ वातावरण बच्चों को मिलता है, उसमें जो भारतीयता के संस्कार हैं वो शिक्षा के साथ उनको मिलें, इसके लिए आपको लगता है क्या कुछ अतिरिक्त किया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार ये आता है कि भारत में पढ़े हुए हैं पर वो अधिक वेस्टर्न ओरिएंटेड माइंडसेट वाले हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है सर, क्योंकि जो मॉरल एजुकेशन का एक पीरियड हुआ करता था हम जब पढ़ते थे, मुझे लगता है कि जब बच्चा जैसे 14 साल की एज से पहले पहले तक, जैसा प्लेटो ने कहा है कि भाई बच्चे को 5 साल तक आप बिल्कुल लाड प्यार से पालें, लेकिन 5 से 15 वाली जो एज है, उस एज में बच्चा या तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था, जिन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी अच्छी फिलॉसफी उनकी थी जो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो उस एज में बच्चों को अगर मॉरल एजुकेशन दी जाए तो वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ चलती है। तो हमारी जब स्कूलिंग हुई, प्लस जो आपने कहा कि माँ बाप और आपस का जो पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो जो एम्बियंस में हम बड़े हुए, वहाँ पर ये सीखने को मिला कि हमें दूसरों की मदद करना, सच बोलना, ईमानदारी से काम करना, ये जो कोर वैल्यूज़ हैं ह्यूमैनिटी की, वो हमने भारत में सीखी हैं अपने आसपास के माहौल से, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि आज हम इतनी बात कर पा रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन में इसको प्राइम इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए। तो मॉरल एजुकेशन का जो पीरियड हमारे स्कूल में हफ्ते में 1 दिन होता था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो स्कूल्स हैं या हमारे जो वीकेंड के स्कूल्स हैं, उनमें इसको हम ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा इस पर फोकस करें। तो मैं फिर एक बार मतलब सराहना किए बिना रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसकी अक्सर हम अपने ऊपर सीमाएं लगा देते हैं। और अकील साहब ऐसे कुछ लोगों में से जिन्होंने उन सीमाओं को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। तो एजुकेशन पर ही रहते हुए थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट आपका, जो आप समझते हैं जो नई एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी आई है, उसका असर तो आने में थोड़ा समय लगेगा, उसमें क्या खास बात आप देखते हैं?
सर उसमें मुझे लगता है, मैं मतलब उसकी बहुत सराहना करता हूँ। हालांकि कोई भी पॉलिसी जब बनती है उसमें आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो सब लोग नहीं समझ सकते हैं। सो मुझे जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं वो ये है कि एक तो ये बिहेवियरल स्टडीज़ की तरफ काफ़ी इसमें फोकस है, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर काफ़ी फोकस है, एक फ्रीडम जो है बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने की, वो इस पॉलिसी में दी गई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, अब वो काफ़ी खोल दिए गए हैं, काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा मुझे लगता है बच्चों को और आने वाली जनरेशन्स को मिलेगा। तो फ़ायदे की बात को लेते हुए एक फ़ायदा ये होता है कि आपको सही सूचना सही समय पर पहुंच जाए, और कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ बैठकर कोई सोच रहा हो तो भी अच्छा लगता है, पर अब मीडिया हमारी तरफ से जब सोचता है तो वो सोच क्या क्या रंग लेकर आती है, उस तरह भी मुझे लगता है अकील खान साहब का ध्यान रहा है। तो आपने अपने साथी अविनाश कल्ला और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों को जयपुर में बुलाकर जो एक इस तरह का एक बड़ा यूनिक इवेंट आपने शुरू किया, अभी तो इस बार कोविड के कारण हो नहीं पाया, उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे तो कॉन्सेप्ट बना है, उसकी इम्पोर्टेंस आप क्या समझते हैं? सर तो मेरे मित्र जो अविनाश कल्ला जी हैं उनसे मेरी मुलाकात ही, इनफैक्ट ये टॉक जर्नलिज्म नाम का एक फेस्टिवल है जो उन्होंने किया था, उसी दौरान उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म के लिए उन्होंने काफ़ी एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की उनकी सोच थी। मैं उसमें जो भी थोड़ा बहुत एडवाइजरी रोल में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो भी उसमें इनपुट्स दे पाऊँ, और ग्रेजुअली अच्छा लगता है कि काफ़ी लोगों से उसमें उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो उसकी वजह से वो और मेरे जो ब्रदर हैं ये मिलकर इवेंट करते हैं और एक फेस्टिवल क्रिएट किया है। मुझे लगता है ये एक फेस्टिवल से ज़्यादा एक सिद्धांत है, और जिस पर अविनाश जी को मैं जब से जानता हूँ तब से देख रहा हूँ कि एक जर्नलिज्म के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, उस पे उनकी सोच है, उस पे उनका काम निरंतर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जितना भी मुझसे लिमिटेड इनपुट्स देने की मैं स्थिति में होता हूँ मैं देता हूँ। तो बहुत ही धन्यवाद आपका। और लिमिटेड हमें हर एक चीज़ में रहता है लिमिटेड तो समय भी लिमिटेड होता है। तो बातचीत के विराम की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं आपका जो अब तक ऑब्जर्वेशन रहा है, जब आप अभी अमेरिका में हम बात करें तो ये इलेक्शन बिल्कुल होने वाले हैं लगभग, तो क्या आपने यहाँ देखा और क्या अंतर आपको भारत में और यहाँ पे लगा? सर मेजर अंतर अभी, क्योंकि मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं आए हुए, तो मेन अंतर मुझे जो लगा, जो लोगों से बात हुई, मेरे दोस्तों से यहाँ जो रहते हैं उन लोगों से जो बात हुई, तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, या ये कह लें कि यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा दोनों पार्टियों में अंतर रहा, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया में मुझे देखने को मिला। वहाँ पर अलग अलग पार्टियों की सरकार होते हुए भी राज्य और केंद्र ने मिलकर इसका मुकाबला किया, इस आपदा को एकजुट होकर इसका सामना किया, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें नियंत्रण में हैं। तो बहुत बढ़िया है आपने ये जो बताया, इससे ये स्पष्ट होता है कि बहुत सारे मतभेद जैसे राजनीतिक स्तर पर होते हुए भी एक समन्वित ढंग से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोविड को कंटेन करने में काम किया है। और अकील खान जो सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ NGO भी उनका वी कैन है, तो वी कैन शब्द को ही अपने साथ रखते हुए इस एजुकेशनिस्ट और एक कर्मठ व्यक्तित्व के साथ बातचीत करने का जो अवसर मिला उसके लिए आपका धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अकील खान जी की बातचीत को सुनने में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।